हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हैं और आज का जो टॉपिक है वो है लॉर्ड डलहौजी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल, जो कि 1857 की क्रांति के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यक्ति माना गया। इसके कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे कार्य हुए जिन्होंने भारतीयों के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न कर दी। साथ ही इसके शासनकाल में कई सारे विकासवादी कार्य भी या नए कार्य भी किए गए। कहीं ना कहीं उनका मोटिव जो था वो साम्राज्यवादी सोच के तहत ही किया गया था, लेकिन उसके चलते इसके शासनकाल में कुछ विकास भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए डलहौजी के विषय में हम महत्वपूर्ण बातों को जानने का प्रयास करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग लॉर्ड डलहौजी के प्रमुख रूप से साम्राज्यवादी नीतियों और उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इसका जो कार्यकाल था वो था पूरा 1848 से 1856। ठीक है, लगभग 7-8 वर्षों का इसका पूरा कार्यकाल था। और इस कार्यकाल में जो उसकी साम्राज्यवादी नीति के तहत उसका जो सबसे फेमस सिद्धांत हुआ वो था व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दोनों तरीके से आपको लिखा हुआ प्राप्त हो सकता है, तो आप दोनों का मतलब ही सेम है। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ व्यपगत का सिद्धांत आपको लिखा हुआ मिल सकता है, या इंग्लिश में द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थ्योरी पूछ सकता है किसकी है और क्या है। ठीक है, इसका जो पूरा नाम था वो था अर्ल ऑफ डलहौजी। ठीक है, और इसका प्रमुख उद्देश्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना था, और इसने किया भी। विस्तार की शुरुआत जो है वो सबसे पहले हुई पंजाब। जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है वो इसी के शासनकाल के दौरान होता है, और 1849 में मुल्तान, जो उस समय का प्रमुख बंगाल का राजा था, पंजाब का शासक था, उसको परास्त करके पेंशनर बना दिया जाता है, और पंजाब प्रांत का जो है क्या किया जाता है कि ब्रिटिश भारत में या ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बस इतना याद रखिए कि पंजाब का विलय 1849 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान किया गया और उसको ब्रिटिश भारत का अंग बना लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है लोअर बर्मा या पीगू का विलय। इससे पहले बर्मा का एक युद्ध 1824 से 26 के बीच हुआ था। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोगों ने बेंटिक के समय देखा था, उस युद्ध में काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज़ों को आर्थिक रूप से क्षति उठानी पड़ी थी, लेकिन अंततोगत्ता बाद में एक संधि हुई थी जो थी यांडबू की संधि 1826। ठीक है, इस संधि के द्वारा बहुत से अंग्रेज़ों को बर्मा के दक्षिणी तट और रंगून में बस जाने का अवसर मिला और वो वहाँ पर बस गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यांडबू की संधि के तहत कई सारे अंग्रेज व्यापारियों को बर्मा से व्यापार करने की छूट प्राप्त हुई थी, जिसकी वजह से वो बर्मा के दक्षिणी तट में, और ख़ास करके क्योंकि दक्षिणी तट जो है वो बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है, इसलिए वहाँ से सामुद्रिक व्यापार करना आसान था, इसलिए उस दक्षिणी तट में इन लोगों का निवास स्थान था, और साथ ही साथ रंगून में भी इनका निवास स्थान हुआ। किंतु बर्मा के राजा के द्वारा अंग्रेज़ों के अनुसार या अंग्रेज़ों के अनुकूल शासन
कार्य नहीं किए गए, व्यवहार नहीं किया गया उनसे, ठीक है। सीधी सी बात है, अंग्रेज़ों को ये यदि उनकी आमदनी हो रही है तो अंग्रेज़ों के अनुकूल है, यदि राजा अपनी आमदनी देख रहा है तो वो फिर उनके अनुकूल नहीं है। सीधा सीधा ये सिद्धांत रहता था ब्रिटिशर्स का या कंपनी का। और जब राजा अपने लिए कर रहा है तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि वहाँ पर अनुकूल व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इसलिए डलहौजी के समय बर्मा के साथ दूसरा युद्ध जो है प्रारंभ हो जाता है। इस युद्ध में खासकर होता क्या है कि डलहौजी जो है कमोडोर लैम्बर्ट को अपना अफसर नियुक्त करके फॉक्स नामक एक युद्धपोत था, ठीक है, उसको दे करके रंगून भेज दिया, ठीक है। और जब वो रंगून पहुंचा तो वहाँ पर उसने जो बर्मा का राजा था उसका एक पोत जो है पकड़ करके अपने कब्जे में कर लिया। और इसी के साथ जो युद्ध है वो अंग्रेज़ों की कंपनी और बर्मा के बीच जो है युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में बाद में बर्मा का राजा हार जाता है और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो लोअर बर्मा है यानी कि निचला बर्मा का क्षेत्र था, जिसको खासकर पीगू का राज्य कहें या पीगू का क्षेत्र कहें, वो जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। कब किया गया? 1852 को, ठीक है। तो ये प्रारंभिक कुछ उसकी साम्राज्यवादी नीतियों के तहत किए गए कार्य थे। नेक्स्ट जो उसका था व्यपगत का सिद्धांत, सबसे ज़्यादा इसी सिद्धांत के तहत राज्यों का विलय किया गया, ठीक है। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थ्योरी, ठीक है। इसी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। सीधा सा आपका टिप्पणी लिखने के लिए या लॉर्ड डलहौजी का पर प्रश्न आएगा तो उसके व्यपगत सिद्धांत पर 100% क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि व्यपगत का सिद्धांत आखिर था क्या। तो इसमें पहला पॉइंट है, लॉर्ड डलहौजी अपने व्यपगत सिद्धांत के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस सिद्धांत के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। लॉर्ड डलहौजी के अनुसार भारत में 3 प्रकार की रियासतें थीं, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वे जो कभी किसी उच्च शक्ति के अधीन ना रहीं और ना ही कर देती थी, यानी स्वतंत्र रियासतें, ठीक है, यानी कि जिस पर किसी का अधिकार नहीं रहा और ना ही जिसने कभी किसी को टैक्स दिया है। तो इस प्रकार की रियासतें किस प्रकार की हैं? स्वतंत्र रियासतें। वे भारतीय रियासतें जो मुगल सम्राट या पेशवा के माध्यम से कंपनी के अधीन आ गई और कर देती थी, ठीक है। ये एक तरह से क्या हुआ? आश्रित रियासतें इनको कह सकते हैं। अंग्रेज़ों ने सीधा सा इतिहासकारों ने नाम दिया इस प्रकार की रियासतों को आश्रित रियासतें, ठीक है, जो कि मुगल सम्राट या पेशवा के माध्यम से अंग्रेजी कंपनी के सानिध्य में आ गई थी। और तीसरी जो थी वे रियासतें थीं जिन्हें अंग्रेज़ों ने पुनर्जीवित कर स्थापित किया था और वो पूर्णतः अंग्रेज़ों द्वारा संरक्षित थीं। इसलिए इस प्रकार की जो रियासतें थीं वो कैसी रियासतें थीं? संरक्षित रियासतों की इनको संज्ञा दी गई, ठीक है। तो ये थी संरक्षित रियासतें और ये थी आश्रित रियासतें और ये थी स्वतंत्र रियासतें, ठीक है। तो अब लॉर्ड डलहौजी ने क्या कहा? लॉर्ड डलहौजी ने ये कहा कि ये जो दूसरी और तीसरी रियासतें हैं, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का यह निश्चय मत था कि राजाओं की निजी संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में दत्तक पुत्र की अनुमति है, किंतु राजगद्दी पर अधिकार के लिए नहीं, ठीक है। पहली चीज़ तो उसने ये कही कि भारत में जो राजाओं का उत्तराधिकार का नियम चलता है, यानी कि जैसे कि यदि किसी के पास दत्तक पुत्र नहीं है तो वो दत्तक पुत्र ले लेता है। तो डलहौजी का ये कहना है कि जो दत्तक पुत्र ले रहा है उस दत्तक पुत्र का राजा की निजी संपत्ति में तो अधिकार है, किंतु राजगद्दी पर उसका अधिकार नहीं है। ये पहला विचार था लॉर्ड डलहौजी का। और उसने क्या कहा कि इस प्रकार जो प्रथम श्रेणी के हैं वो तो उनमें तो हमारा अधिकार नहीं बनता है, लेकिन जो द्वितीय और तृतीय श्रेणी की रियासतें हैं, ठीक है,
उनके दत्तक पुत्र न होने की स्थिति में हम क्या करेंगे, इसका व्यपगत कर लेंगे या इसको लैप्स कर लेंगे, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो दत्तक पुत्र न होने की स्थिति, मतलब दत्तक पुत्र होने की स्थिति में या पुत्र न होने की स्थिति में उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेना ही क्या कहलाता है, व्यपगत सिद्धांत या गोद लेने की प्रथा निषेध सिद्धांत। इस प्रकार से भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो खास बात ये याद रखना कि इसमें आश्रित और संरक्षित, ठीक है, इन दोनों प्रकार की रियासतों को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था व्यपगत सिद्धांत के अनुसार। अब खासकर इसमें जो सीक्वेंस है वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन से राज्य कब जो है इस सिद्धांत के द्वारा व्यपगत कर लिए गए। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है आपका सतारा, जो कि 1848 में किया गया। उसके बाद 1849 की बात करें तो 49 में 2 राज्यों को विलय किया गया, जिसमें से पहला है जैतपुर और दूसरा है संबलपुर। ठीक है, तीसरा बघाट जो 1850 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। चौथा है उदयपुर जो 1852 में मिलाया गया। पांचवा है झांसी 1853 और नागपुर 1854। ठीक है, तो इस प्रकार इन सभी राज्यों को जो है व्यपगत सिद्धांत के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और आपको इन सभी राज्यों के नाम डेट वाइज या क्रम से ही याद रखने हैं। ठीक, तो ये था पूरा लॉर्ड डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत। अब बात करें हम इसकी समीक्षा की बात करें, एनालिसिस करें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, थ्योरी का, तो इसकी प्रमुख बातें क्या निकल कर आती हैं। इसमें पहला पॉइंट है, लॉर्ड डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत की समीक्षा करते हुए ये कहा जा सकता है कि इसका प्रयोग मुख्य रूप से साम्राज्य विस्तार के लिए किया गया। पहला पॉइंट जो हमको लोगों को स्पष्ट दिख भी रहा है कि क्या इसका उद्देश्य था, साम्राज्य विस्तार करना। साम्राज्य विस्तार का मतलब है कि जो ब्रिटिश भारत है उसके क्षेत्र में वृद्धि करना। और दूसरा जो बात निकल कर आती है वो क्या है कि पुत्र गोद लेने की प्रथा हिंदुओं में बहुत प्राचीन थी। वे इसे बड़ी धूमधाम और धार्मिक कर्मकांडों के अनुसार मनाते थे। मुगलों और पेशवाओं के अधीन इस कार्य के लिए सम्राट को केवल नजराना ही देना होता था, किंतु डलहौजी ने इस प्रथा की आड़ में पूरी रियासत को ही हड़पना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट ही यही था कि दत्तक पुत्र आप नहीं ले सकते, आप लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन उसका राजगद्दी पर कोई अधिकार नहीं होगा। आपकी निजी संपत्ति में आपके जो अधिकार हैं वो उसको प्राप्त होंगे। इसके अलावा आश्रित रियासतों और संरक्षित रियासतों का भेद एक कल्पना मात्र था। ठीक है, वो एक कहानी गढ़ी गई थी कि इस प्रकार के राज्य हैं, बाकी था ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए एक होता है ना, कोई भी नियम बनाना है तो उसको क्या करना है कि अब बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखा भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए एक ये दिखाया गया कि यहाँ पर तो हमारा अधिकार बनता है, यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे सहयोग से राज्य कर रहे हैं। ठीक है, तो एक अपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अपनी जनता, इनके प्रति जवाबदेही थी गवर्नर जनरल की एक प्रकार से। तो ऐसे लोगों को अपना उत्तर देने के लिए इस प्रकार की जो मनगढ़ंत परिभाषाएं हैं वो डलहौजी के द्वारा गढ़ी गई थी। इस संबंध में विवादित मामलों पर अंतिम निर्णय कंपनी या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का होता था। ठीक है, इसके लिए कोई एक निष्पक्ष किसी उच्चतम न्यायालय की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। तो यानी कि जब उन्हीं का शासन है तो सब प्रकार से वो उसको अपने पक्ष में रखने का प्रयास कर रहे हैं और इसी का फ़ायदा उठाया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, तो बच्चों ये पूरा था लॉर्ड डलहौजी के साम्राज्य विस्तार संबंधी कुछ बातें। ठीक है, और उसका व्यपगत सिद्धांत। ठीक है, अंतिम पॉइंट और हम देख लेते हैं, ये इसको अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही कंप्लीट करेंगे।
ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।